पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी को ही सम्मान नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहां से मिल सकता है सम्मान। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद टीवी नेटवर्क। साथियों, ये बयान दिया है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बसेड़ी पूर्व प्रधान लाखन सिंह खडोरा, जो आपको पता है कि पंचायती चुनाव में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। आज हम कई बातों को लेकर चर्चा करना चाहेंगे। ऐसा क्या कारण रहा जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लाखन सिंह खडोरा जी को कई बड़ी जिम्मेदारी भी दी कांग्रेस पार्टी ने, मगर ऐसा क्या कारण था जो ये डिसीजन लिया कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तमाम बातों को लेकर आइए हम आपको सीधे ही मिलाते हैं पूर्व प्रधान बसेड़ी लाखन सिंह खडोरा जी से। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे जो आपका जो संघर्ष रहा है जी, जो आपने लगातार आपको जनता ने आशीर्वाद दिया है, आप शुरू से जो सरपंची से लेके और प्रधानी तक आपका सफर रहा है, लगातार आपको जनता का आशीर्वाद मिला है, तो ये जो शुरुआत है आपको, क्योंकि आपके क्षेत्र और इलाकों में आपको जो लालू यादव जी हैं उनके नाम से भी आपको जाना जाता है, तो क्या आपकी जो शुरुआत थी जो किस प्रकार हुई सर राजनीति की? शुरुआत वैसे अपना परिवार पहले से ही राजनीति पृष्ठभूमि में रहा जी। पिताजी जब से ग्राम पंचायत नई बनी उसके सरपंच रहे। 1984 में जी फर्स्ट नंबर पर पहले मैंने ग्राम सेवा सहकारी अध्यक्ष के पद का चुनाव लड़ा, उसमें मैं विजयी रहा। अध्यक्ष में मैंने काम किया जी। उसके बाद में मैंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा जी, सरपंच बना, अच्छे वोटों से जिताया मुझे जी। उसके बाद में मैंने जो चुनाव लड़े थे उसमें भूमि विकास बैंक के डायरेक्टर के पद पर रहा मैं जी। जिले में मैं जिला उपभोक्ता संघ का डायरेक्टर रहा हूँ जी। जिला परिषद मेंबर रहा हूँ मैं, एक बार जिला परिषद में मेंबर रहा हूँ। कृषि भूमि विकास बैंक का मैं सदस्य रहा हूँ, उसका भी मैंने चुनाव लड़ा था। पंचायत समिति में मैंने चुनाव लड़ा जी। कांग्रेस में मेरा जो प्रवेश हुआ था जी। वैसे गहलोत साहब आए थे पहले, जब अध्यक्ष थे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उस समय वो आप मेरे निवास पर ही रुके, खाना वाना भी खाया। वो चुनाव में आए थे जी। आपके बड़े नजदीकी माने जाते हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, जी बड़े करीबी माने जाते हैं। करीबी माने जाते हैं और करीबी भी रहे जी। उन्होंने काफी मेरे ऊपर कृपा भी रखी जी। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। फिर दूसरी बार मुझे मौका मिला तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष के पद पर रहा जी। फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मुझे भेजा गया था बसेड़ी ब्लॉक की तरफ से जी। और आज भी मैं उसी पद पर हूँ। अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ऐसा क्या कारण रहा? क्योंकि आपको देखो तो कांग्रेस पार्टी ने आपको लगातार आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देते रहे, फिर ये अचानक आपने जो मानस बनाया, जो आप भारतीय जनता पार्टी में आए, ऐसा क्या कारण रहा? उसका मेन कारण तो ये रहा कि यहाँ के जो इस समय के जो हालात हैं जी, जो अलग हटके विचित्र हैं जी, कि जो कार्यकाल पिछले कांग्रेस के जो कार्यकाल में तीसरी बार सीएम साहब रहे जी, तो दो टाइम पे कार्यकर्ताओं का जो तवज्जो दी गई थी वो इस समय नहीं मिली। उसके कारण है या तो सीएम साहब विधायकों के ऊपर ही निर्भर हैं जी। विधायकों को खुली छूट दे रखी है इस समय, तो किसी भी कार्यकर्ता की कहीं भी वैल्यू नहीं है। हमारे ब्लॉक में बसेड़ी ब्लॉक में जितने कांग्रेस के पदाधिकारी थे किसी को एक को भी पंचायत समिति सदस्य के लिए टिकट नहीं दिया गया जी। मैंने मांगा था टिकट तो मेरे से भी कहा था कि वो तो हम ग्राउंड देखेंगे जी एमएलए साहब ने। तो मैं फिर प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला, डोटासरा जी से भी मिला जी, और डोटासरा ने स्पष्ट कहा था कि अब की बार तो सीएम साहब ने विधायक ही सर्वे सर्वा कर रखे हैं, कार्यकर्ताओं की कोई यहाँ पर हमारे यहाँ से कोई वो नहीं जी, कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देंगे। वो तो विधायक जिसको चाहेंगे जी उसको टिकट दी जाएगी। तो विधायक जो यहाँ बना है, जो विधायक इस क्षेत्र से नहीं आता है, काफी मेहनत करने के बाद हम सब कांग्रेसी लोगों ने एकजुट होकर के उनको चुनाव जिताया और आज वो खुली लूट में इस प्रकार से लगे हुए हैं कि न कार्यकर्ता की वैल्यू न ये मालूम उनको कि कौन सा कार्यकर्ता रहा है, किस बूथ में मेरा कोई कार्यकर्ता है। कांग्रेस के कल्चर के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं था। जैसे लोगों का ये मानना भी है कि जो
पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी हैं, जी। उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो कहीं ना कहीं आपके जो नाराजगी है लोगों का ये मानना जी, है, जी, जी। इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो पायलट साहब के साथ तो लगाव है। मैं पायलट साहब मेरे जो सेंटर में मंत्री थे जी उस समय भी मेरे घर पे आए थे, गांव में आए थे, और आज भी उनसे मिलता हूं। सीएम साहब से भी एक दिन तो मेरे गहलोत साहब ने मुझसे कहा भी था जी कि अब तो उधर जाना हो गया है ज्यादा, जी इस वजह से मेरे यहाँ कमाते हैं। मैंने कि मेरा दोनों जगह ही बराबर है, जी जी आना जाना उधर भी है जी और आपके यहाँ भी ये मेरा बराबर है। जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिस काम से मैं गया था तो गहलोत साहब ने मेरा काम भी किया था। जी पर जो नाराजगी आई वो केवल जो पंचायती राज के चुनावों में जिस प्रकार से विधायकों को तवज्जो दे करके और कांग्रेस को आउट किया गया, जो बीजेपी के लोग हैं आज सारे लोगों को उनको टिकट दी गई, जो बीजेपी में आज तक कांग्रेस के सदस्यता भी ग्रहण नहीं की है, ऐसे लोगों को कांग्रेस से चुनाव लड़ाया गया। जी जिस प्रकार के जो हालात बने हुए हैं किसी से छिपे नहीं है पूरे राजस्थान में। जी कि पूरे राजस्थान के अंदर आज गुंडा राज चल रहा है। अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों को छोड़ के जा रहे हैं। जी आज ही हमारे बाड़ी में ऐसे हालात हुए हैं कि हमारे एक एजेंट और एक एजेंट को पीटा गया है राजनीति दबंग लोगों ने। जी एक कुछ दिन पहले एक थानेदार वहां पर कंचनपुर का थानेदार है, उसने फोन पर मेरे को बताया, क्योंकि 151 में बंद करने के बाद में जो झगड़े हो जाते हैं उसमें हमारे विधायक जी कहते हैं 307 में चालान करो। तो मेरे भी बच्चे हैं तो मैं तो छुट्टी लेके घर चला जाता हूं, मेरे तो नहीं होगा गलत काम। गलत काम करने के लिए भी प्रताड़ित करते हैं, अधिकारियों से वसूली की जा रही है। पूरे क्षेत्र की रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि हम भी कांग्रेस में रहे हैं तो कांग्रेस के लोग हमें जहां भी मिलते हैं तो सारे लोगों की यही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। प्रधान जी, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, जो अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है कांग्रेस पार्टी की जी, तो इसको लेकर आप क्या मानना चाहेंगे, क्या क्या कहना चाहेंगे इस पर? कांग्रेस पार्टी की जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं 2 साल से जिलाध्यक्ष नहीं बना पाए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के पद खाली पड़े हैं, जिलाध्यक्ष के पद खाली पड़े हैं। जो हमारी नियुक्तियां थी जी वो नियुक्तियां नहीं कर पाए, और आज नियुक्ति 2 साल बाद में की है। उससे पहले मैंने पार्टी छोड़ दी जी और वो भी नियुक्ति ऐसे लोगों को कर दी कि कोई बसपा से आया है तो कोई, और फिर विधायकों को कहीं बनाने की क्या जरूरत है। संगठन में कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जानी थी, जी कार्यकर्ताओं को बनाते तो एक कांग्रेस मजबूत रहती राजस्थान के अंदर। तो ये सारी चीजों को देखते हुए कि कांग्रेस यहाँ पर जाने वाली है और कांग्रेस एक तरह से कोई कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दे रही है। उधर भाजपा के लोगों में संगठन नीचे से ग्रामीण लेवल से खड़ा करके और आज ऊपर तक खड़ा कर दिया है। हर बूथ पर उनके 6-6, 10-10, 5-5 कार्यकर्ता उन्होंने पदाधिकारी बना दिए। एक ब्लॉक में 4-4 मंडल बना दिए जी, अलग अलग जाकर के कार्यकर्ताओं को तवज्जो देना, और ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने की। और कांग्रेस में जो पुराने कांग्रेसी हैं, आज मुझे पूरे राजस्थान में एक भी कांग्रेसी का नाम नहीं आता। हमारे पूरे धौलपुर जिले में जो भी पुराने कांग्रेसी सीनियर कांग्रेसी हैं उनको कोई किसी से कोई तवज्जो नहीं, चाहे वो 3-3 बार जिला अध्यक्ष रहे, उनको मौका मिलना चाहिए। आप एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, अभी आप जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, आपको अनुभव भी है, आपको ज्ञान भी है। जो 2023 की स्थिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? 2023 में तो जो 5 राज्यों में आपने देखा हुआ चुनाव हुए अभी जी, जो उनके सीएम नहीं जीते, सीएम के जो दावेदार हैं वही चुनाव हार गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में देखो तो 403 सीट में से 2 सीट पर, और वो भी 2 सीट ऐसी हैं कि वो पार्टी के बलबूते पर नहीं जीती जी। जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कांग्रेस का हुआ ऐसा कहीं नजर नहीं आया जी। तो लोगों का ये भी मानना है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव में कि आप भी टिकट के दावेदार हो सकते हैं जी, विधायक के दावेदार। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, अगर आपने पार्टी ने आपको टिकट दी और आपको जिम्मेदारी दी जी, क्योंकि आप लगातार आपके क्षेत्र में, अभी हमने आपसे समय लिया, आप जयपुर से अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं लगातार, अभी शाम का समय हो चुका है, आपसे समय लिया, आपका लगातार जो ग्राउंड पे आप काम कर रहे हैं। तो 2023 में अगर आपको पार्टी ने आपको टिकट दिया विधायक का, तो क्या प्रयास रहेंगे आपके, सबसे पहले जो क्या भूमिका रहेंगे? 2023 में अगर चुनाव हुए तो इनकी कैबिनेट का एक भी सदस्य जीत करके नहीं आएगा जी। इनके जो विधायक हैं
अभी प्रसादी लाल जी ने कहा था कुछ दिन पहले, मैंने तो पढ़ा था उसको, तो उन्होंने कहा था कि जो इस तरह से लूट मचा रखी है, अब चुनाव में आप गांवों में जाएंगे तो जूत पड़ेंगे, कार्यकर्ता जूत देंगे, वोटर जूत देंगे आप लोगों में। तो ऐसी हालात हैं कि जो पिछली दफे 21 सीटें अब वर्तमान हालात ऐसे हो गए कि वो 21 नहीं आएंगी, शायद उत्तर प्रदेश जैसे हालात हो जाएंगे। जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी हैं, आपकी विधानसभा में आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो लोगों का मानना है कि जहां आते हैं वहां जादू सा कर जाते हैं लोगों पर। इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? पायलट साहब ये भी युवा ऐसा नेतृत्व है कि पायलट साहब जहां भी कहीं जाते हैं तो भीड़ उमड़ जाती है जी। और जो पिछले चुनाव हुए थे, जो 21 सीटों पर कांग्रेस थी, उसको उन्होंने जाकर के बहुमत की ओर ले गए और युवाओं का जो उम्मीदें थी कि पायलट साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, वो उनको उन लोगों को ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर जनता ने जो आस लगाई थी जी कि अब की बार हमारा वो युवा चेहरा यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा, वो नहीं हुआ। आज जनता त्रस्त है और जनता ये देख रही है कि अब की बार कांग्रेस आएगी तो यहाँ पर हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि पिछली दफे 21 के बजाय आज स्थिति खराब हो जाएगी। स्थिति खराब हो जाएगी उनकी, और उनका एक भी सदस्य जो आज मंत्रिमंडल में है वो शायद चुनाव नहीं जीतेंगे। जी, जैसे 2023 में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा कर दिया जाए सचिन पायलट को, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार जो सीट बना पाएगी आगे विधानसभा चुनाव में? नहीं, जनता की उम्मीद खत्म हो जाएगी। हाँ, जो पहले की जो उम्मीद है, जो पिछली दफे उनको जो जिम्मेदारी दी गई राजस्थान की, और उससे जनता आस लगाए बैठी थी, और अगर जिम्मेदारी देते हैं तो उनका कार्यकाल देखने को मिलता है तो जनता को निश्चित तौर पर बदलाव होगा जी। पर वो हालात ऐसे नहीं है कि कहीं जाकर के वक्त पर जी। तो मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस की जिम्मेदारी, कांग्रेस का नेतृत्व ऊपर तक नजर नहीं आ रहा है, तो कांग्रेस ऐसे कैसे में सरकार बनाने में मुझे नहीं लगती कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। आपने कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका दिया, अचानक आप भारतीय जनता पार्टी में आए, तो जैसे अभी लोगों का ये भी मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग गुट नजर आ रहे हैं। लोगों का मानना है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का गुट अलग है, जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हैं भाजपा के, उनका गुट अलग है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस गुट में मेरा कोई वो नहीं है, न मैंने किसी गुट में जाकर के सदस्यता ली है जी। मुझे तो कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, तो भाजपा के लोगों ने मेरे से संपर्क साधा और उन्होंने मेरे परिवार के लिए 4 टिकट दिए। उनमें से 3 टिकट तो मेरे घर के सदस्य पंचायत समिति जीते हैं, 2 मेरे रिश्तेदार जीते गए, एक मेरा जो मेरे समाज के गांवों में टिकट मिली वो सारी चीज टिकट है जीती। उन्होंने मेरे पर भरोसा जताया और आज मैं तो बीजेपी के नेतृत्व पर जो भी भाजपा या पर नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपेगी। वसुंधरा जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था। पूनिया जी आएंगे तो पूनिया जी का तो देखेंगे कि वसुंधरा जी का तो देखा है, तो वसुंधरा जी ने जो धौलपुर में विकास कार्य किए, जो हमारे राजाखेड़ा क्षेत्र में नहर योजना लाए, हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, हमारे क्षेत्र में धौलपुर जिले की जो रोड है, ये सारे वसुंधरा जी के कार्यकाल में बनी है। लाखन जी, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, जो बसेडी की जो पब्लिक है, जनता है, आपको लालू यादव के नाम से भी जाना जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जनता का प्यार है। आपकी नहीं ऐसे कहीं आपकी जैसे पर्सनैलिटी भी लगती है लालू यादव जैसी, तो कहीं इसलिए आप में जो एक तजुर्बा है राजनीति में, जो ग्राउंड में काम करने का, आगे आपके क्या प्रयास रहेंगे? अगर आपको भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी जिम्मेदारी दी, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, तो क्या किस चीज पर आपका सबसे बड़ा फोकस रहेगा? अगर मेरे को जिम्मेदारी सौंपी तो मैं जनता की सेवा करूंगा और जो यहाँ धौलपुर में चल रहा है वो बदलाव हो जाएगा निश्चित तौर पे। वो देखने को जनता को मिलेगा और जनता भरोसा कर रही है मेरे ऊपर कि जब मैं 84 से चुनाव लड़ा हूं जी, ऐसा कोई साल बकाया नहीं कि जब मैं पद पर नहीं रहा हूं। विभिन्न पदों पर मैंने काम किया है और जनता ने हर बार मुझे प्रतिनिधि चुन के और अपने प्रतिनिधि के लिए भेजा। मैं उनके लिए अच्छा खासा जी सब जो मेरे से बन पड़ा उनकी सेवा की है मैंने। लाखन जी, हमने हमारे जो रिपोर्टर हैं उनसे हमने आपके क्षेत्र की जो बसेडी धौलपुर का जो सर्वे किया था, आप सब समाज को आप तवज्जो देते हैं, सम्मान करते हैं, विकास कार्यों में आप विकास भी करवाते हैं जहाँ तक आपकी कोशिश रहती है। तो ऐसा क्या कारण है कि आप सर्व समाज को 36 कौम को साथ में लेकर चलते हैं? ऐसी क्या खूबियां हैं? आप गुर्जर समाज पे ये नहीं, ये मीना समाज भी आपसे अधिकतम खुश रहती है, तो ऐसा क्या कारण है जो 36 कौम को लेकर आप चलते हैं? ऐसी क्या खूबी है आप में, क्या विशेषता है आप में?
जब भी जो लोग मेरे संपर्क में आए जी तो उन लोगों में ये भरोसा हो गया है। जब मैं चुनाव लड़ा था पंचायत समिति का जी प्रधान बना उस समय, तो मात्र गुर्जरों का सिंगल मेरा ही वोट था। उस समय 6 वोट राजपूतों के थे और 6 वोट मीणाओं के थे, बाकी की एससी के वोट थे। ओबीसी की तरफ से सिर्फ मेरा वोट था जी, बाकी की गुजर जाति में बाकी कुशवा समाज के लोग और समाजों के लोग थे। पर उस समय मीणा समाज ने मेरा पूरा भरपूर सहयोग किया, राजपूत समाज ने मेरा सहयोग किया, क्योंकि जो मेरा कार्यकाल और जो ग्राउंड रहा तो हर समाज के सर्व धर्म सर्व जाति में मेरा मेल जोल आना जाना। और वो एक तरह से मीणा ये मानती है कि ये गुजर नहीं है, ये मीणा है, और यहाँ के ब्राह्मण ये मानते हैं कि ये मेरा ब्राह्मण है, और यहाँ के एससी वर्ग का लोग है वो पूरा भरोसा करता है हमेशा। जब भी पंचायती राज चुनाव में मैं चुनाव लड़ा तो 100% एससी का वोट मुझे मिला। पंचायत समिति में मैं चुनाव लड़ा तो मीणा वोट मुझे मिला। तो सारे लोगों की सर्व जाति के वोटों से मैं चुनाव जीता हूं हर समय। जब मेरा उठना बैठना आया तो जब किसी समाज में ये नहीं महसूस हुआ कि जो गुजर जाति का है, हर जाति के लोग मेरे साथ, जब भी मैं कहीं जाता हूं इलाके में जाता हूं तो सब जातियों के सर्व जातियों के लोग मेरे साथ रहते हैं। हर जाति के मैं काम आता हूं। जो भी लोग हैं वो अपने ऊपर बहुत बड़ा भरोसा करते हैं, चाहे मीणा हो, कुशवा हो, राजपूत हो, एससी वर्ग के लोग हों या माइनॉरिटी के लोग हों, ये सारे लोग अपने ऊपर भरोसा करते हैं। सरमुद्रा में जहां पर माइनॉरिटी और एसटी के वोट ज्यादा हैं, गुजर और मीणा का विवाद चला था, पर उस समय भी मीणाओं ने मेरा साथ दिया था। और मीणा पूरा भरोसा मेरा ये करते हैं कि ये लोग हमारे मीणा समाज के, ये तो जाति में गुजर जन्म ले लिया है पर ये हमारे भाई हैं बिल्कुल। हाँ, भाईचारा बनाने में जो भी हम पे बन पड़ा तो मैंने उनका साथ दिया और उन लोगों ने मेरे ऊपर पूरा भरोसा करा। आज तक मैं किसी भी चुनाव में चुनाव नहीं आ रहा हूं और हर बार मैं चुनाव लड़ा, चाहे पंचायत समिति का लड़ा हूं। 3 बार मैं पंचायत समिति मेंबर रहा, 1 बार मैं जिला परिषद मेंबर बना, सरपंची का चुनाव लड़ा। मेरी धर्मपत्नी 3 बार, यहाँ पर 2 बार तो निर्विरोध बनाई यहाँ की जनता ने, तीसरी बार लास्ट में धर्मपत्नी और मैंने भी चुनाव लड़ने से मना की तो मेरे छोटे बेटे को भी जहाँ की जनता ने 92% मत दे करके चुनाव में जिताया। जी बिल्कुल। तो हमेशा जनता का पूरा सहयोग है, सर्व जाति का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है और पूरी सब जातियां पूरा भरोसा करती हैं। ये नहीं समझती है कि ये जाति गुजर का है, ऐसा कोई वो नहीं है। मेरे पर आक्षेप नहीं लगा आज तक। लाखन जी, हम आपसे अंत में एक सवाल करना चाहेंगे। लोगों को जो गुर्जर समाज में एमबीसी जो बैकलॉग भर्ती हैं वो अटकी हुई हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, सरकार को हमारी जो बैकलॉग की भर्ती है वो पूरी कर देनी चाहिए। जो 5% हमें आरक्षण एसवी का मिला है जी, वो सरकार को पूरा करना चाहिए। बैकलॉग की सारी भर्तियां पूरी करनी चाहिए जी। और अगर ये हमारी नहीं होती है तो ये मांग तो हमारी हमेशा रहेगी जी। और ये एसपीसी की तरफ से ये मांग तो जब तक बैकलॉग की भर्ती पूरी नहीं होगी जब तक मांग चलती रहेगी जी। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को, जो आपकी जनता है, आपके वोटर हैं, आपकी 36 कौम के आपके लोग हैं, क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के आपने अभी दामन थामा है पंचायती चुनाव में, तो क्या मानस है आगे आपका राजनीति में? क्या आपको पार्टी जिम्मेदारी देगी तो कैसे आप काम करेंगे? नहीं, आगे अगर पार्टी मेरे ऊपर जिम्मेदारी देती है तो मैं हमेशा युवाओं के साथ, सब समाज के साथ मिलकर के काम करूंगा। कमी क्या है आपके यहाँ जो उन पर आपका फोकस है, जो आपकी जनता की मांग है कि ये मांग पूरी होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? क्षेत्र में अगर जिम्मेदारी मिलती है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पानी की विकट समस्या रहती है। अपना जो डांग क्षेत्र है तो उसमें पानी की किल्लत रहती है, तो पानी की समस्या का हल निकालना। गांवों में अभी जो सड़कों के हालात हैं तो सड़क और जो लाइट की व्यवस्था है वो सारी फैल पड़ी हैं जी। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि शहर और गांवों के अंदर दूरी न रहे जी। जो शहरों में जो सुविधाएं मिलती हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में भी मिलनी चाहिए जी। बाकी की जो क्षेत्र में इस तरह से जो गुंडागिर्दी का जो चल रहा है आतंक जी, तो मैं चाहता हूं कि अगर मौका मिलता है तो यहाँ की गुंडागिरी समाप्त करके और यहाँ का प्रशासन को स्पष्ट रूप से काम करने का मौका मिले। यहाँ की जो भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है उससे निजात मिले। जो मंथली बंदी हुई है अधिकारियों से जी जी। वो मंथली नहीं मिलेगी तो हमारी आम जनता की लूट नहीं होगी। अब मंथली जो बंधी है यहाँ पर जिस प्रकार से,
तो खुलेआम लूट होती है। तो यहाँ जो शोषण हो रहा है हमारी गरीब जाति का हो रहा है, गरीब लोगों का हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ यहाँ पर कि पशुपालन को बढ़ावा मिले। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर पशुपालन से ही लोग जिंदे हैं। यहाँ की खेती में उन्नत किस्म के बीज वगैरह हों। यहाँ पर डेयरी वेरी खुले, यहाँ पर कोई डेयरी की व्यवस्था नहीं है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। मुख्य में धंधा है जो यहाँ पर किसानों का, वो सिर्फ दूध का है और खेती का है। तो ये दोनों चीजों की सुविधा जब तक नहीं मिलेगी तो हमारा किसान आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर अपने जिले के अंदर ऐसी डेयरियों का जो सुविधा नहीं है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में गांव में डेयरी हो, तो जिससे जो सही रेट पर यहाँ के किसानों का दूध बिके, तो जिससे किसान खुशहाल हो। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मौका मिला तो निश्चित तौर पर जो कमी है इनकी, जो जनता की मांग है उनका पूरा करेंगे, पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने हमारे लिए कीमती समय दिया। थैंक यू। संवाद ट्यू नेटवर्क की खास रिपोर्ट। ठीक है, नमस्कार। साथियों, हमसे जुड़े हुए हैं, अभी आपने देखा पूर्व प्रधान लाखन जी का जो इंटरव्यू सारी बातों को लेकर, जो उनके एक सहयोगी भी हैं और जो दीपक जी हमारे साथ हैं जो एक वरिष्ठ एडवोकेट है हाई कोर्ट जयपुर। इनसे भी हम राय लेंगे क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किए हैं पूर्व प्रधान लाखन जी के साथ साथ, तो इनसे भी हम कुछ राय लेना चाहेंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप आज की जो स्थिति को लेकर, जो सरकार की नीति को लेकर, क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में जो सरकार का तो आप देख ही रहे हो, आज तक ऐसी सरकार हमने राजस्थान में नहीं देखी। जिस तरह का भ्रष्टाचार का खुला और नंगा नाच राजस्थान में हो रहा है जी, इसकी वजह से माननीय उच्च न्यायालय में आपने पिछली बार देखा होगा कई सारी भर्तियां बेरोजगारों की अटकी हुई हैं जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि अभी जो रीट की जो परीक्षा हुई है, रीट की परीक्षा में जिस तरह की धांधली उजागर हुई है, एसओजी ने जिस तरह की धांधली उजागर की, उसके बावजूद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी और उसका कोई उच्च लेवल पर आज तक इन्वेस्टिगेशन की मांग हमारी पेंडिंग है। इस मामले में हमारी आगामी 6 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय में अगली हियरिंग है और उसमें पिछली बार की हियरिंग में माननीय उच्च न्यायालय ने ये डायरेक्शन दिए थे कि एसओजी उस पर अपने कंट्रोल में रिपोर्ट उनको सबमिट करेगी जी। अब उसके बाद देखते हैं क्या होगा, लेकिन वर्तमान में जो सरकार का जो इकबाल है वो मेरे तो बिल्कुल फेलियर है और बेरोजगारों के संग जिस तरह का कुठाराघात, जैसे कि प्रधान जी ने बताया, प्रधान जी एक बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। मैं तो इनसे बहुत कम से कम 20 साल पुराना मेरा संबंध रहा है जी और मैं इनके मार्गदर्शन में, मैं भले ही एडवोकेट हूँ लेकिन पारिवारिक संबंध भी हैं, मेरे पारिवारिक संबंध हैं इनसे और मैं इनके संघर्ष की मैं दाद देता हूँ और इनको इसलिए लालू कहते हैं यहाँ पर जी। एक तो वेशभूषा से भी ये लालू जैसे हाँ बिल्कुल पर्सनैलिटी है। दूसरी बात ये है कि ये लालू जैसे काम भी करते हैं जी, तो इनको बसेड़ी का लालू कहते हैं जी। तो जैसे कहते हैं ना जैसे समोसे में आलू, बिना बसेड़ी के बसेड़ी में बिना लालू के कुछ पत्ता नहीं हिलता। और मैं तो ये इनके राजनीतिक भविष्य में आगे शुभकामनाएं दे सकता हूँ कि ये ऐसे होनहार संघर्षशील हमारे वरिष्ठ जन आए तो निश्चित रूप से युवाओं का मार्गदर्शन होगा और मैं तो इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं मेरी। जहाँ तक इनका लीगल मैटर्स में बात है, इनकी राजनीतिक सोच और विधिक में तार्किक शक्ति में मैं इनका मुरीद हूँ। कई सारे मामले में इनसे भी डिस्कस करता हूँ, फील्ड पर बात करता हूँ। लीगल एक्सपर्टाइज होना एक अलग चीज़ है जी, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो होता है, जो जमीन पर होता है, वो मैं इनसे समय समय पर सलाह लेता रहता हूँ, बसेड़ी आता हूँ जी बिल्कुल। और वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं वो तो आपको मालूम ही है जी बिल्कुल। और मेरी तो सरकार से ये मांग है कि बेरोजगारों के लिए निष्पक्ष रूप से कोई कार्रवाई करे, एक सशक्त कानून बनाए। जिस तरह का कानून बना रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि उस कानून का एग्जीक्यूशन भी सरकार की परमिशन से होगा। ये सबसे दुर्भाग्य पार्ट जी, क्योंकि अगर यही एग्जीक्यूशन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट को दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। साथियों, ये थे हमारे साथ दीपक जी जो एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं जयपुर हाईकोर्ट के। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए कीमती समय दिया। थैंक यू।